प्रेज द लॉर्ड, आप जय मसीह। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस लाइव सेशन में हम एवोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे हमारे भाई आकाश के साथ। पिछले वीडियो में हमने मिरेकल्स के ऊपर डिस्कशन किया था और इस वीडियो में हम एवोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फॉर्मेट भी सेम है। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका कि भाई रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद लास्ट में अगर जितने लोग हमको देखेंगे वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो डिस्कशन में हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। धन्यवाद पिता, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको मौका दिया है कि हम लोग ऐसे इकट्ठे होकर पिता आपके नाम को लें और आपके नाम की बड़ाई करें पिता। आज हम जो भी डिस्कशन करते हैं पिता, उसमें केवल और केवल पिता आपके नाम को महिमा मिलने पाए और आपका नाम पिता ऊंचा होने वाला हो सके पिता। आकाश को भी आपके हाथ में सौंपता है पिता, जो भी वो डिस्कशन करता है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछते हैं उसका रिस्पॉन्स करता है पिता, तो केवल और केवल पिता शब्द आपकी तरफ से होने पाए पिता। और जो भी हम यहाँ पर बोलते हैं पिता, केवल और केवल आपके नाम की बड़ाई होने पाए पिता। जितने भी लोग हमको बाद में देखते हैं या फिर अभी देखेंगे पिता, जो भी कंफ्यूजन और क्वेरीज के साथ पिता वो आते हैं पिता, देखते हैं पिता, उस सब को पिताजी आप दूर करें पिताजी, अनुग्रह करें और हमको ज्यादा से ज्यादा अपने सेवा के लिए पिता आप हम सबको इस्तेमाल करें पिता। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। तो आकाश, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? ठीक है ठीक है ठीक है आवाज। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एवोल्यूशन? इज इट फैक्ट और अ थ्योरी? एवोल्यूशन क्या है? ये क्या तथ्य है या सिद्धांत है? ओके, तो इवोल्यूशन के बारे में जब हम बताते हैं तो हम एक फिगर को नहीं भूल सकते, वो है डार्विन। डार्विन ने इनको ये जो थ्योरी को इनको इन्वेंट किए वो। और इस थ्योरी में वो इन्वेंट किए ये है कि थ्योरी का जो एक्चुअल प्रिंसिपल है ये है कि हम इंसान जानवर से आए हैं। हम हमारा जो पिछला डिसेंडेंट था जो वो बंदर है, बंदर का पिछला और कोई जानवर है, उनका कोई जानवर और कोई जानवर है। ऐसे धीरे 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 नीचे जाते जाते बैकवर्ड जाते 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 एक सिंगल सेल जिसको हम एमोइबा कहते हैं, जो ये सिंगल सेल एनिमल है जिसको हम एमोइबा कहते हैं, उससे हम डेवलप होते गए कॉम्प्लेक्स होते गए। जब टाइम गुजरता गया हम कॉम्प्लेक्स होते गए नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन होते 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 हम कॉम्प्लेक्स होते गए टाइम को। तो हम कॉम्प्लेक्स जैसे होते गए, ये हमारा स्टेज है अभी। पता नहीं अभी इवोल्यूशन के बारे में अभी कौन सा दूसरा स्टेज आएगा इंसान के बाद, लेकिन हम ये जो हमारा स्टेज है ये ऐसे कोई क्रिएट नहीं किया हमें, लेकिन हम इवोल्यूशन मतलब चेंज, लॉन्ग टाइम चेंज। ये चेंज होते 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 हम इधर ये इंसान के स्टेज में आ गए। तो इसको प्रूव करने के लिए वो एक माइक्रो इवोल्यूशन का थ्योरी वो कहते हैं, जो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, माइक्रो इवोल्यूशन। और ये होता है इवोल्यूशन। और ये क्या थ्योरी और ये फैक्ट है? ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है, ये एक थ्योरी है और थ्योरी गलत हो सकता है। ठीक है, थ्योरी रॉन्ग थ्योरी है और राइट थ्योरी भी है, और ये थ्योरी गलत थ्योरी है। क्यों? क्योंकि आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, और ये बस एक थ्योरी है जो कि गलत है। अच्छा ठीक है। तो आकाश, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप अपने आप को म्यूट कर लिया करिए, फिर आवाज कट जाती है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि कैन अ पर्सन बिलीव इन गॉड एंड स्टिल एक्सेप्ट एवोल्यूशन? क्वेश्चन ऐसा है कि क्या एक व्यक्ति इवोल्यूशन के ऊपर विश्वास करता है? अभी जो मैंने डेफिनेशन दिया इवोल्यूशन का कि चेंज होते गए जानवर से हम इंसान बन गए, क्या इसको विश्वास करता है? और एट द सेम टाइम उसी समय में क्या वो क्रिएशन को विश्वास करता है कि हमें किसने बनाया है? क्या इसके ऊपर भरोसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ पॉइंट्स को लिखा हूँ, मैं नोट कर दे रहा हूँ। देखिए, पहला है क्रिएशनिज्म में क्या है, इंसान का जो वैल्यू है बहुत हाई है। ठीक है ना? कोई भी जानवर इंसान इंसान की तरह नहीं है। हर एक जानवर, हर एक प्राणी आप जिसने देखे हैं, इंसान सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसका यूनिक कैरेक्टर सबसे अलग है। इंसान इमोशन में राइट डिसीजन ले पाता है, इंसान गुस्सा हो सकता है फिर भी रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, लेकिन जानवर ये नहीं है। ठीक है ना? जानवर से हम नहीं आए हैं, तो जानवर और हमारा पोल्स अपार्ट है, बहुत डिफरेंस है। कुछ ऐसा पॉइंट्स है मैं बताऊंगा।
कि ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, जो कि हम क्रिश्चियन व्यू पॉइंट को डिपेंड करते हैं, तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे कि क्रिएशन, जो इमेज ऑफ गॉड का मतलब क्या है कि ये रैशनल है, हम फ्री क्रिएचर्स, हम रीजन कर सकते हैं। लेकिन इवोल्यूशन के बाद अब जब आते हैं, इसके आप रीजन नहीं कर सकते, आप रिएक्ट कर सकते हैं। आप जस्ट एक मॉलिक्यूल से, आप एटम से, आप कोई भी ऐसा रीजन नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हैं आप रीजन कर रहे हैं, तो आप अपने वर्ल्ड व्यू के खिलाफ जा रहे हैं, इवोल्यूशन के वर्ल्ड व्यू के खिलाफ जा रहे हैं। और ये दोनों देखिए पोल्स अपार्ट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म बहुत बहुत अलग अलग है, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इवोल्यूशन में बहुत सारा टाइम लिया गया है इवोल्यूशन में, कि हम चेंज होते गए होते गए होते गए होते गए, और एक सर्टेन टाइम पे जाके अब इंसान बने हैं हम। अभी हमारे ये लास्ट स्टेज है, आगे आगे बनेगा कि बोलते हैं वो जब भी कोई नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है कह के। तो ये इवोल्यूशन ने बहुत सारा टाइम लिया है। लेकिन क्रिएशनिज्म में जब आते हैं, हम डायरेक्ट क्रिएट किए गए हैं इमेज ऑफ गॉड में, ठीक है। हम डायरेक्ट क्रिएट किए गए हैं इन द इमेज ऑफ गॉड, ये है। और इवोल्यूशन में जैसे कि मैंने बताया, हम एक मॉलिक्यूल से, बस मॉलिक्यूल्स नेचर के बल, अब जितना आप देख पाते हैं वही चीज है हमारे आसपास। हम जितना चीज देख पाते हैं वही चीज सच है, और जितना हम देख नहीं पाते हैं वो सब गलत है। लेकिन क्रिएशनिज्म में ऐसा नहीं। क्रिएशनिज्म में बताया जाता है कि हमारा एक सोल है, हमारा एक माइंड है, हमारे ब्रेन के अंदर भी एक माइंड है, ठीक है ना। उस माइंड को हम यूज करते हैं सोचने का, क्योंकि हम सोच को देख नहीं पाते हैं, फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम सोच रहे हैं बोल के, ठीक है। ये है डिफरेंस क्रिएशनिज्म और इवोल्यूशन के ऊपर। और ये सही नहीं है, दोनों को रिकॉन्साइल करना बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इस थ्योरी के ऊपर मानते हैं, जो मानते हैं उसको हम कहते हैं थियोस्टिक इवोल्यूशनिस्ट। वो क्या कहते हैं कि साइंटिस्ट कह रहा है तो वह सच होगा, लेकिन साइंस का जो डिस्कवरीज है कि हमारा जो डीएनए इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है, तो ये वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे अपने आप नहीं आया होगा, कोई किसी ने इसको क्रिएट किया होगा। तो ये दोनों चीज को कंबाइन करके वो कहते हैं, इसको कहते हैं थियोस्टिक इवोल्यूशन। वो कहते हैं कि इवोल्यूशन भी सही है और क्रिएशनिज्म भी सही है, जो गॉड को भी मानते हैं और इवोल्यूशन के ऊपर मानते हैं। नेचर सब कुछ क्रिएट किया, बस गॉड इसको अलाउ किए होने के लिए। तो इसको थ्योरी को कहते हैं थियोस्टिक इवोल्यूशन, जो कि पूरा गलत है। और इवोल्यूशन में आपका पर्पस नहीं है। अगर आप एक्सीडेंटल आ गए और आप बस ऐसे ही आ गए किसी बिना पर्पस के लिए, तो आपका कोई पर्पस नहीं है इस दुनिया में रहना। क्यों? आपको कोई बुलाए नहीं, आपको कोई बनाया नहीं, तो आपका कोई पर्पस नहीं है, वैल्यू नहीं है, मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये है इवोल्यूशन के ऊपर। लेकिन जब क्रिएशनिज्म पे आते हैं, क्रिएशनिज्म में कहता है हमारा वैल्यू है, वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की प्रतिमूर्ति पे बने हैं, तो हमारा कुछ पर्पस है। तो इसी कारण से मैं नहीं मान सकता और कोई भी नहीं मान सकता कि इवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म एक साथ रिकॉन्साइल हो सकते हैं। और जो कहते हैं वो बहुत बड़े डिलेमा में है, और ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों को रिकॉन्साइल नहीं कर सकते हम। Okay. Next question is, can evolution explain how the very first life appeared on Earth? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो डार्विन है वो खुद ऐसे एडमिट किया कि वो नहीं बता पाए, वो बता नहीं पाए कि हम कैसे इधर आए और लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ और अर्थ में, और ये यूनिवर्स कैसे आया। वो बस बता दिए, बस एक सिंगल एमोइबा को लिए। वो बोले सिंपल लाइफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि उस समय में माइक्रोस्कोप नहीं होता था। तो वो ऐसा एक्सप्लेन किया, वो सिंपल है, बस आ गया ऐसे। और टाइम होते 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 ये कॉम्प्लेक्स होते गया, और हम बस हमारा ये लास्ट है ह्यूमन बीइंग का, जो हमें लास्ट है, बस आते गया। वो इस थ्योरी है, हाइपोथेटिकल थ्योरी है, स्पेकुलेशन है, जिसको हमें बैड साइंस कहते हैं। हम आगे देखेंगे कि बैड साइंस और गुड साइंस क्या है। तो इवोल्यूशन नहीं बता पाया कि फर्स्ट लाइफ कैसे आया, इवोल्यूशन नहीं बता पाया कि पूरा होल यूनिवर्स कैसे क्रिएट किया गया। लेकिन ये बात सोचने का है। देखिए, जो एमोइबा जो डीएनए है, एमोइबा का जो डीएनए है, जो सेल में उसका डीएनए है, इतना कॉम्प्लेक्स है, ये आसानी से अचानक से नहीं आ सकता। जैसे कि देखिए, मैसेज के पीछे हमेशा मैसेज देने वाला होता है, कॉम्प्लेक्स बीइंग के पीछे कॉम्प्लेक्स डिजाइन के पीछे कॉम्प्लेक्स बीइंग होता है। जैसे कि एमोइबा में एक सिंगल न्यूक्लियस में ही मोर देन 30 वॉल्यूम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोर देन 30, बस 4 लेटर में, ठीक है ना, 4 लेटर में, जो कहते हैं ATCG, जो एक डीएनए जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो पैरेलल लेडर होते हैं, उसको कहते हैं ATCG। उस 4 लेटर में ही इतना इंफॉर्मेशन से 26 लेटर में पूरे 30 एनसाइक्लोपीडिया में जितना इंफॉर्मेशन से हमें बस एक न्यूक्लियस में मिलेगा। और पूरा डीएनए को अगर हम मिला दें तो 1000 एनसाइक्लोपीडिया की इंफॉर्मेशन जितना है 26 लेटर में, लेकिन इस 4 लेटर में जितना हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, इतना कॉम्प्लेक्स है वो बीइंग, जो एमोइबा का जो सेल होता है, इतना कॉम्प्लेक्स है।
और हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है मैसेज के पीछे हमेशा डिवाइन जो एक इंटेलिजेंट बीइंग होते हैं, इंटेलिजेंट डिजाइनर होते हैं हमेशा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कहता है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आपका नाम लिखा हुआ, अचानक से आपको दिख गया कि कुछ पेड़ के आप जंगल पे जा रहे हो और जंगल में आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप कहते क्या नेचुरल में हो गया, क्योंकि जंगल में है तो अपने आप कैसे नाम आ गया। अब नहीं बता सकते क्यों, क्योंकि उसमें मैसेज लिखा है, आपका नाम लिखा है उधर, और वो नाम में लेटर्स है, तो आप कह नहीं सकते कि अचानक से ये आ गया, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं बेड साइंस। ये साइंस नहीं है, ये लोगों को साइंस के नाम पे बेवकूफ बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए ओरिजिनेशन नहीं बता पाए वो, और लाइफ कैसे आया ये बता पाए, क्योंकि लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स है वो बताने, उस समय में तो कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, और इसी वजह से वो बता नहीं पाएगी कि कैसा ये लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स है, जो जो सेल है इतना कॉम्प्लेक्स है, वो बता नहीं पाए, और ऐसे बता दिए कि ऐसे आ गया, ऐसे इवोल्व हो गया, अचानक से आ गया, बस ऐसे एक्सप्लेन कर दिए। वो बता नहीं पाए कि ओरिजिनेशन और इसका ओरिजिनेशन क्या है, और इसका लाइफ का ओरिजिनेशन क्या है, यूनिवर्स का ओरिजिनेशन क्या है, वो बस बता देगी। जो जो आपको जो जो गैसेस मिलता है, मॉलिक्यूल्स जो मिलता है जो एनवायरनमेंट में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिला के इंसान बस अपने आप आ गया, लाइफ में आ गया एमओएबा के तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं है। आज साइंटिस्ट लोग जितना भी कोशिश करें टेस्ट ट्यूब में कोई भी चीज को लेके, कोई भी हवा को या गैस को कुछ भी लेके वो जो डीएनए बना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में भी ऐसा नहीं हुआ है, तभी आज नहीं बना पा रहे हैं साइंटिस्ट। तो बिल्कुल नहीं, इवोल्यूशन नहीं बता पाएगा कि ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ कैसा है, हम ओरिजिनेशन ऑफ द होल यूनिवर्स कैसा है। आपको जाना पड़ेगा बियॉन्ड इवोल्यूशन, व्हिच इज अ थियोस्टिक व्यू। थैंक यू। ओके, तो अभी हमने एवोल्यूशन में देखा कि अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और उससे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए। तो क्या ऐसा कहना साइंटिफिक होता है? बिल्कुल नहीं। मैं जैसे बोला कि साइंस के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना है। देखिए, ये जो सिंगल सेल से मल्टी सेल्स होते हैं, ये इसको कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। ये मैं डिफरेंस बताऊंगा आगे कि माइक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन में फर्क क्या है। माइक्रो इवोल्यूशन में क्या है, एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज में चेंज होता है। जैसे कि हम बंदर से इंसान बन गए, ये स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से चेंज होता है, ये कभी ऑब्जर्व किया नहीं गया। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जब जो एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया से जाके मिलते हैं, कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं, जो पेरेंट बैक्टीरिया, जिसका जो अदर कुछ कुछ कैपेसिटी से वो पेरेंट बैक्टीरिया जो रह जाते हैं, वो इतना उनका रेजिस्टेंस पावर होता है कि एमोएबा को वो रेजिस्ट कर देते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके डार्विन क्या किए कि देखिए चेंजेस हो रहा है, स्पेसीज में चेंजेस हो रहा है, इस चेंज को देख के वो क्या कर दिया कि सिंगुलर जो सेल है वो मल्टी सेलुलर हो सकता है बोल के बोले। लेकिन वो ऐसा एक चीज बताना भूल गए वो, कि बैक्टीरिया ही रहा, लेकिन बैक्टीरिया अलग स्पेसीज और अलग ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं हुआ। वो इसको बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आज भी साइंस बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कभी ऑब्जर्व किया ही नहीं, क्या है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देता हूं मैं। आज से 50 साल पहले बहुत सारे ऐसे डॉग्स दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज जितने डॉग्स दिखाई देते हैं हमारा इधर, जितने भी पुलिस जो बड़े बड़े आर्मी लोग यूज करते हैं, जो डॉग्स, और घर में जो छोटे छोटे पेट्स होते हैं, इतना डॉग्स नहीं थे 50 साल पहले, लेकिन आज हुआ है। इसको कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। माइक्रो इवोल्यूशन है, लेकिन कौन सा इवोल्यूशन आपको पता करना है, क्योंकि दो तरह के इवोल्यूशन होते हैं, एक है माइक्रो इवोल्यूशन, अनदर इज द माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और मैं भी मानता हूँ माइक्रो इवोल्यूशन में। माइक्रो इवोल्यूशन क्या है कि स्पेसीज में चेंज आते हैं, लेकिन वो स्पेसीज ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट चेंज नहीं हो जाता है। कुत्ता कुत्ता ही रहा है, लेकिन अलग अलग कुत्ते आ गए हैं। कुत्ता जो जो डॉग्स है वो डॉग्स ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग डॉग्स आ गए हैं। तो इसको इसी तरह मैं बोल सकता हूँ कि चेंजेस होते हैं, लेकिन स्पेसीज दूसरे स्पेसीज में चेंज नहीं होते हैं। तो जो सिंगुलर सेल है वो चेंज हुए हैं, लेकिन सिंगुलर सेल दूसरे स्पेसीज में चेंज नहीं हो गए, और मल्टीपल सेल में चेंज नहीं हो गए। ये बैड साइंस है, ये कभी भी ऑब्जर्व किया नहीं गया कहीं पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी ट्रस्ट द पैंसपर्मिया थ्योरी? ओके, तो ये मेरा पहले क्वेश्चन से रिलेटेड था। पांचपर्मिया थ्योरी, ऐसा एक थ्योरी क्या है मैं बता दे रहा हूँ। पांचपर्मिया थ्योरी ये है कि कुछ एलियन अर्थ में आए और जो स्पर्म है अपना स्पर्म छोड़ दिए, और बस अपने आप लाइफ एग्जिस्ट हो गया। क्योंकि
डार्विन 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 तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसा है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसा है। बस लाइफ को वो एक्सप्लेन करने के लिए गए, और आजकल जो साइंटिस्ट रिचर्ड डॉकिंस जैसे वो ऐसा किए, वो ऐसा बताते हैं कि हुआ होगा कि जो अम, दूसरे एलियन हमारे अर्थ में आए होंगे और कुछ स्पर्म को छोड़ दिए होंगे, वो सीड हो गया होगा, वो बढ़ गया होगा, तो लाइफ एग्जिस्ट कर किया होगा। लेकिन क्या ये सच है? बहुत सारे साइंटिस्ट बताते हैं कि ये आइडियोलॉजी है, बस उनका बस एक आइडियोलॉजी है, इसमें कोई सबूत नहीं है। और रिचर्ड डॉकिन कहते हैं हम जो सबूत है वही मानते हैं। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं हम जिस सबूत जहाँ मिलेगा हम वही विश्वास करते हैं। इसके लिए कोई सबूत नहीं है, लोग इसको विश्वास करना उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो कहते हैं हम जहाँ सबूत देखते हैं उधर ही मानते हैं। तो इसके लिए तो कोई आज तक सबूत मिला ही नहीं है। तो पांचवें थ्योरी बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर ये सही भी है तो आपको क्रिएटर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एलियन यूनिवर्स के अंदर है, और यूनिवर्स को कौन क्रिएट किया, उनको कौन क्रिएट किया, ये आंसर नहीं मिल पाएगा आपको पांचवें थ्योरी में। और ये बस एक आइडियोलॉजी है रिचर्ड डॉकिन का, जो कि बहुत सारे वो उनका बहुत सारे वो डिबंक कर चुके हैं, जैसे कि जॉन लेनेक्स, फ्रैंक टूरेक, ये सारे लोग उनको डिबंक कर चुके हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स को, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को इसको डिबंक कर चुके हैं, और ये गलत थ्योरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमने दोनों में से कुछ भी नहीं देखा है, ना ही हमने क्रिएशन देखा, ना ही एवोल्यूशन हमने देखा है। तो फिर भी हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि एवोल्यूशन इज नॉट ट्रू। तो फिर भी बहुत सारे डार्विनिस्ट मतलब एवोल्यूशनिस्ट क्यों हैं? ओके, ये सही बात है कि हमने नहीं देखा कि इवोल्यूशन हुआ है या क्रिएशन हुआ है। हम कैसे विश्वास करें कि क्रिएशन सही है और इवोल्यूशन गलत है? देखिए, इसको कभी भी कोई किसी जगह में एक घटना होता है, इतिहास को क्योंकि हमें दोहरा नहीं सकते बार बार, तो कभी भी किसी जगह में एक घटना होता है तो हम किसके बेसिस पे कहते हैं कि एक्चुअली ऐसा हुआ है? इन्वेस्टिगेटर यूज करते हैं, कुछ टूल्स वो यूज करते हैं, और हम भी ऐसे टूल्स यूज करेंगे अभी इसके लिए। तो जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस वाले जाते हैं और उसका जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसको वो एक्यूमुलेट करते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं, बाद में वो एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ये हुआ होगा, एग्जैक्टली ये हुआ होगा। उसको विश्वास में लेना पड़ता है ये, ठीक है ना? एविडेंस के नहीं आया अब तक, वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको विश्वास में लेके ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, हाइपोथेटिकल वे में उसको डिस्क्राइब करते हैं। बाद में जाके क्या ये जो एग्जैक्ट कोहेरेंट उनको एक आंसर मिलेगा, तब जाके बताएंगे कि हाँ एक्चुअली हुआ है। उसी तरह हम एक इस लॉ को यूज करेंगे जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अनइन्फॉर्मिटी। द लॉ ऑफ अनइन्फॉर्मिटी जिसको हम कहते हैं, द लॉ ऑफ अनइन्फॉर्मिटी कैसा है, इस जो हम कौन सा हुआ है, इवोल्यूशन या क्रिएशन, इन दोनों को देखने के लिए हम यूज करेंगे इस लॉ को देखने के लिए, ठीक है ना? ये लॉ जो अभी हो रहा है वो बाद में भी हुआ होगा। जैसे कि अभी भी किसी इंटेलिजेंट बीइंग, जैसे कि मैं एक पेन को बनाया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं बोल नहीं सकता कि इवोल्यूशन के थ्रू में आ गया कि किसने कोई कांच रख दिया और कोई आयरन को रख दिया, इसका जो मेटल है उसको रख दिया और अपने आप इवोल्व हो गया टाइम के अनुसार, जाते 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 जैसे टाइम गुजरता गया ये कॉम्प्लेक्स होता गया। ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट डिजाइन के पीछे इंटेलिजेंट बीइंग होते हैं। उसी तरह पिछले पास्ट में भी ऐसा हुआ होगा। इस थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ अनइन्फॉर्मिटी को इस्तेमाल करके पास्ट में भी हुआ होगा इस थ्योरी का इस्तेमाल। जो इस थ्योरी हम जब बात करते हैं उसका इस्तेमाल हुआ होगा बाद में भी। कैसे? क्योंकि देखिए डीएनए हमारा इतना कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि मैं बताया मेरा पेन इतना कॉम्प्लेक्स है, डीएनए भी इतना कॉम्प्लेक्स है। मैं बताया हमारा डीएनए जो एमओ जो डीएनए सिंगल सेल डीएनए में भी 1000 एनसाइक्लोपीडिया का इंफॉर्मेशन रह सकता है बस 4 लेटर में। हमारा 26 सेल लेटर है और वो ऑर्डर में रखा गया है, लेकिन जो एमओ का जो डीएनए है उसमें इतना इंफॉर्मेशन से 1000 एनसाइक्लोपीडिया का इंफॉर्मेशन रह सकता है उसमें, और इतना कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है जहाँ के हमें 1000 एनसाइक्लोपीडिया का कंपेयर करना पड़ता है, इतना इंफॉर्मेशन मिलता है हमें। आपको लगता है बस ऐसे ही आ गया ये कभी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि चांस टाइम मैटर कुछ भी दे दो किसी चीज को, वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होता जब तक उसमें इंटेलिजेंट बीइंग का हाथ नहीं होता है, ठीक है ना? एक एग्जांपल और देता हूं मैं, पहाड़ को, ठीक है, जो एक पहाड़ का एग्जांपल देता हूं मैं, माउंट रसमोर, एक माउंट रसमोर है, उसमें एक बहुत बड़ा स्टेच्यू बनाया गया है काट के हाथ के। वो पहाड़ और एक पहाड़ आप चुनिए आपके शहर में जो है उसको देखिए, देखिए जो पहाड़ को काटा गया है और जो पहाड़ को काटा नहीं गया है, जो डिजाइन नहीं किया गया है और एक पहाड़ को डिजाइन किया गया है, उसको कंपेयर कीजिए, ठीक है ना? आप देख के ही उसका इफेक्ट को देख के ही उसका नेचर बता देंगे कि नहीं ये जो पहाड़ को काटा गया इसमें इंटेलिजेंट बीइंग का दिमाग इस्तेमाल हुआ होगा और बहुत सोचना पड़ा होगा ये ऐसा करते करेंगे ऐसा करेंगे, बहुत सारा टाइम लगा होगा। और इस तरफ जो हम दूसरे पहाड़ को लेते हैं ये उल्टे घट जाता है लेकिन डिजाइन नहीं होता है, उल्टा उसका एनर्जी खत्म हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? ये जो पहाड़ है उसका जो एनर्जी लूज हो जाता है जब तक टाइम गुजरता है, वो बहुत बुरा मतलब
टाइम जाता है तो वे घट जाता है, उसका पहाड़ का जो सॉइल का जो कैपेसिटी है वो घट जाता है धीरे धीरे। तो अपने आप हुआ होगा इंटेलिजेंट बीइंग, हमें इंटेलिजेंट डिजाइन स्पीशीज हमेशा एक इंटेलिजेंट बीइंग का हाथ होता है। उसी तरह क्रिएशन क्रिएशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब जो उस डीएनए को देखते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में उसको डीएनए को देखते हैं, हमें जितना इंफॉर्मेशन मिलता है हम बता नहीं पाएंगे कि ये बस ऐसे इवॉल्व हो गया, बस अपने आप आ गया। ये कहना नॉन सेंसिकल होगा, क्योंकि ये जो टूल हम यूज किए, ये टूल हमेशा यूज किया जाता है हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, इसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और ये टूल को हम अभी इस्तेमाल किए क्रिएशन और इवोल्यूशन के ऊपर। इसके बेसिस पे कह सकता हूं मैं कि क्रिएशन हुआ है, इवोल्यूशन बिल्कुल नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश की, व्हाट अबाउट द नोशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? ओके, ये मैं जैसा कि बताया कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है एक्चुअली। बहुत आवाज हो रहा है मेरे तरफ, थोड़ा रुक जाइए। आई गेस उसके बैकग्राउंड में, आकाश भाई के बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा नॉइज आ रही है। ठीक है, अभी पूछे। चलिए पूछे, हो गया। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट अबाउट द नोशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? ओके, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ये है कि बस आप एक नेचुरल सिलेक्शन होते होते, जैसे कि मैंने बताया वो जो पहले में आंसर दिया कि जितने भी गैस मिलता है आपको एनवायरमेंट में, वो बस घूमते 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 एक सिलेक्शन हो गया, टाइम के अनुसार एक चांस हो गया, एक सिलेक्शन हो गया, बस उसके बस लाइफ आ गया। वो लाइफ धीरे धीरे और नेचुरली सिलेक्टेड होते गया, और नेचुरली सिलेक्टेड होते गया, कॉम्प्लेक्स होते गया, और हम इंसान बंदर से हम इंसान बन गए। तो ये थ्योरी ऐसा है, नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी। क्या ये सही है? हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन वर्ड है, जैसे कि मैंने बताया, थियोस्टिक और इवोल्यूशन के ऊपर कौन सा आपको विश्वास करेंगे। सिलेक्शन जो वर्ड है वो फिट नहीं होता इवोल्यूशन के ऊपर। इवोल्यूशन इज जस्ट एन एक्सीडेंट। ठीक है, हम वी आर जस्ट अ मिसकैरेज ऑफ द नेचर, वी आर जस्ट एक्सीडेंटल बाय प्रोडक्ट ऑफ द नेचर। तो सिलेक्शन वर्ड फिट नहीं होता है नेचुरल सिलेक्शन जो इवोल्यूशन में। नेचुरल सिलेक्शन क्या हुआ होगा इवोल्यूशन में? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं जैसे कि बताया, जब एक बैक्टीरिया जाके एक एंटीबायोटिक से मिलता है, वो उस बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स को वो दबा देता है और वो खुद मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन नेचुरल सिलेक्शन क्या ऐसे वो हुआ होगा? बिल्कुल नहीं।
गाइस आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आज आकाश के बैकग्राउंड से कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आ रहा है, पता नहीं कब तक ठीक होगा। आई थिंक हम ब्रेक लेते हैं 30 सेकंड्स का, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा आवाज़ बैकग्राउंड में कम हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज। इट्स ओके, वो बेरेबल है, आप कंटिन्यू करिए। ओके, सो नेचुरल सिलेक्शन में थे हम। जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन जो वर्ड सिलेक्शन वर्ड फिट नहीं होता इवोल्यूशन में, और जो जो सिंपल बीइंग है वो कॉम्प्लेक्स होते गए वो नेचुरल सिलेक्शन वजह से। क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जब भी सिलेक्शन का वर्ड जब आता है वो नेचुरल सिलेक्शन में। फिर से बैकग्राउंड आवाज आ रहा है ना? चलिए चलिए देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। माफी चाहता हूँ, आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सब तरफ। चलिए अभी थोड़ा शांत हो गया लग रहा है। इतना तो बैकग्राउंड में चलेगा, आप काम। कंटिन्यू करते रहो। ओके, मैं नेचुरल सिलेक्शन में अटक गया हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। चलिए देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया नेचुरल सिलेक्शन ऐसा है कि इवोल्यूशन जो हुआ है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। और जो एमोइबा जो सिंगल सेल है उस पर टाइम टाइम गुजरते 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 जो बीइंग कॉम्प्लेक्स होता गया, और वो बीइंग जो कॉम्प्लेक्स होता गया जब हम इंसान बने हैं अब अभी। ठीक है, क्या ये सही है? देखिए ये माइक्रो इवोल्यूशन में, जैसे कि मैंने बताया कि ये माइक्रो इवोल्यूशन है कि एक बीइंग दूसरी बीइंग में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। इस नेचुरल सिलेक्शन इज रॉन्ग थ्योरी बिकॉज वन ऑर्गेनिज्म विल नेवर कन्वर्ट टू अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो जो स्पेसीज एक स्पेसीज है दूसरे स्पेसीज में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन गलत है। सिलेक्शन बॉडी फिट नहीं होता है इवोल्यूशन में, क्योंकि इवोल्यूशन में हर चीज एक्सीडेंटल है और हम जस्ट मॉलिक्यूल्स है, हम जस्ट वी आर डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो अब कह नहीं सकते कि नेचुरल सिलेक्शन फिट बैठता है इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में। बस अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया है या नहीं अच्छे से, आपको समझ में आया है कि नहीं? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, जो कि आप हाँ पहले भी बता चुके थे। तो अगर आपको एक बार एक्सप्लेन दोबारा करना है तो आप कर सकते हो। चलिए, हाँ ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि मैं आपसे बोल रहा हूँ माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, तो उसमें फर्क क्या है। ठीक है, देखिए माइक्रो इवोल्यूशन एक सेल में बस एक स्लाइडली चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे स्लाइडली चेंज आता है, लेकिन माइक्रो इवोल्यूशन
क्या है, इतना चेंज आता है, इतना चेंज आता है, बस स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से दूसरे स्पेस में चेंज होते हैं। जैसे कि बंदर से हम इंसान बन गए, ये क्या ये हो सकता है? माइक्रो एवोल्यूशन बिल्कुल पूरा गलत है। इसके पूरा कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया गया कि एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज से चेंज हो जाता है, लेकिन माइक्रो एवोल्यूशन ऑब्जर्व किया गया है। जैसे कि आज से 50 साल पहले बहुत सारे डॉग्स नहीं थे, लेकिन आज बहुत सारे डॉग्स है। क्यों? डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स हैं, ठीक है ना। कोई डॉग्स का बहुत बाल है, कोई डॉग्स का कुछ भी बाल नहीं है, कोई डॉग्स पूरा पतला है, कोई डॉग्स पूरा भालू की तरह है। ये इवोल्यूशन है, ठीक है ना। लेकिन वो डॉग्स डॉग्स रहे, ये माइक्रो इवोल्यूशन। वो डॉग्स कभी भी शेर नहीं बन गए, वो शेर कभी भी बंदर नहीं बन गया, बंदर कभी इंसान नहीं बन गया। ये माइक्रो इवोल्यूशन है, ठीक है ना। इसमें एक कभी भी माइक्रो इवोल्यूशन इसलिए गलत है कि कभी ऑब्जर्व नहीं किया, साइंस साइंस कभी भी इसको ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए ये गलत है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने देखा है कि ह्यूमंस और एप में बहुत ज़्यादा डीएनए सिमिलैरिटीज हैं जो कि एवोल्यूशन को ट्रू प्रूव करता है। तो हम लोग इसको कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कि ये फॉल्स है एवोल्यूशन? अच्छा, ठीक है। सिमिलैरिटी से नहीं बताता कि हम सेम, हमारे जो डिसेंडेंट्स है वो सेम, जो सेम थे, ठीक है ना, कि हम सिंगल सेल से आए हैं तो वही सेल में हम आए हैं। इसका मतलब एप्स और ह्यूमन बींग्स एक्स एंसेस्टर में उनका जो लिंक है वो सही है। आज तक एक भी ऐसा फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला है जिससे बता सकते हैं कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन बींग। एक भी सिंगल फॉसिल रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला है कि हम बता पाएंगे कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन बींग, दैट वी आर द डिसेंडेंट ऑफ द सेम एंसेस्टर। देयर इज नॉट अ सिंगल एविडेंस दैट हैज बीन एवर फाउंड, ठीक है। ये है जो हम डीएनए सिमिलैरिटीज है। देखिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप एक स्पून लीजिए अपने घर में और एक टी पॉट लीजिए, ठीक है। टी पॉट और स्पून को आपके सामने रखिए और बोलिए कि ये स्पून से ही टी पॉट बन गया है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है उसके मटेरियल जो यूज हुआ है, इसमें बहुत सिमिलैरिटीज है। आप कहिए कि ये इसका डिसेंडेंट है, जो टी स्पॉट है ये उसका स्पून का डिसेंडेंट है, ये उसी एक से आया है। ये गलत हुआ, क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाला एक है। इसका मतलब सिमिलैरिटीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका जो डिसेंडेंट सही है। इसका ये मतलब है कि उसका जो बनाने वाला है वो सही है, एक ही है वो, ठीक है। और दूसरा, हाँ, तो दूसरा रीजन ये है कि हम इस एक ही एनवायरमेंट में रहते हैं, तो इसलिए डीएनए सिमिलैरिटीज रहना कॉमन बात है, क्योंकि हम एक ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एक ही बायोस्फीयर में रहते हैं, और हम के सबके अंदर एक डीएनए रहता है। इसलिए हमारा जो डिसेंडेंट्स है वो एक जो डिसेंडेंट नहीं है, हमारा जो बनाने वाला है जो हमें बनाया है, एक ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एक सब में डीएनए रहते हैं। इसलिए हम कुछ हद तक सिमिलैरिटीज मिलते हैं, जैसे कि 85%, 90%, 95% तक। इसका मतलब ये नहीं कि वो हम एक ही डिसेंडेंट है, हम डिसेंडेंट है एक ही एंसेस्टर के, उसका मतलब नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें बनाने वाला एक ही है। सॉरी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है बैकग्राउंड से। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट द गॉड ऑफ द गैप आर्ग्यूमेंट? ओके, अभी भी नॉइज आ रहा है? इतना तो बेरेबल चल जाएगा, आप बोलिए। ओके, गॉड ऑफ द गॉड, जो गॉड ऑफ द गैप आर्ग्यूमेंट है, ओके, जो गॉड ऑफ द गैप जो आर्गुमेंट है, उसमें जो एथिस्ट लोग जो नेचुरलिस्टिक ये कहते हैं कि साइंस में जो आंसर नहीं है, साइंस में जो गैप्स है कि कुछ कुछ चीजें आंसर नहीं देता है, लेकिन टाइम लेगा और बताएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं। आज से बहुत साल पहले ये माना जाता था, जब भी बादल गरजता था तो ये मानते हैं, ये जो लोग जो रिलीजियस पर्सन, जो रिलीजियस पीपल ये मानते थे कि ये गॉड ने किया है, ये देखो। लेकिन साइंस उसे एक्सप्लेन किया, नहीं ये गॉड ने नहीं किया, ये नेचुरली होता है, ठीक है ना। तो ये टाइम लेंगे साइंस, लेकिन बताएंगे। लेकिन जो गैप्स रह गया है, जो कुछ कुछ चीजें साइंस ने नहीं बताया है, जो गैप्स जो रह गया है, लेकिन ये क्या कहते हैं, रिलीजियस पर्सन उस गैप को लेते हैं और कहते हैं कि गॉड ने बनाया होगा, गॉड ने किया होगा। लेकिन साइंस तो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट तो क्या कहते हैं कि इसको हम टाइम के अनुसार इसको आंसर दे सकते हैं। टाइम अगर थोड़ा और हम टाइम लेंगे और रिसर्च करेंगे तो हम बना सकते हैं। तो जो गैप्स हो गया, जो साइंस में जो गैप्स हो गया,
उस गैप्स को फिल करने के लिए रिलीजियस पीपल क्या करते हैं, उसमें गॉड को डाल देते हैं। तो यह है गॉड ऑफ द गॉड ऑफ द गैप आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम जो जितना आर्ग्यूमेंट्स हम दिए, जो अब तक आर्ग्यूमेंट्स जो देते आए हैं और जो एविडेंस हम देते आए हैं, कौन सा एविडेंस? कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स हो गया, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स हो गया, मॉरल आर्गुमेंट्स हो गया, और इवोल्यूशन के जो मिरेकल्स के आर्गुमेंट्स हो गया। हमारा जितना भी आर्गुमेंट्स है वो रैशनल है, वो पूरा सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता, इतना सॉलिड है वो। क्यों? क्योंकि कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये बताता है कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। द यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट देयरफॉर इट हैड अ कॉज। ये दो जो डिडक्टिव जो तीन डिडक्टिव जो प्रेमाइसेस है, अगर दो सही है तो लास्ट कंक्लूजन वाला भी सही है। तो वैसा ही टेलियोलॉजिकल में भी होगा, मॉरल आर्गुमेंट्स में भी होगा, और जो मिरेकल्स में भी होगा। मिरेकल्स में जो अलग अलग जो हम तरीका देखे कि कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मिरेकल्स एक्चुअली होते हैं या नहीं, ये सब देखे। जो हम एविडेंस देते हैं वो एक्चुअली सॉलिड है, जो अभी भी हम इवोल्यूशन पे दे रहे हैं, ये एक्चुअली सॉलिड है। तो हमारा कोई गैप्स नहीं है। हम मानते हैं कि साइंस लिमिटेड है, इस साइंस में कोई गैप नहीं है, लेकिन साइंस लिमिटेड है। साइंस बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि आप अपने पड़ोसी को कितना प्यार करते हो, प्यार का कितना वजन होता है, हेट का मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है, ये सारे चीज साइंस नहीं बता पाएंगे। और मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि कौन कौन सी चीजें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, हम जो डिस्कशन कर रहे थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। तो साइंस लिमिटेड है, गैप्स नहीं है, और हम गैप को फिलअप नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली फैक्ट बता रहे हैं बाय गिविंग यू सॉलिड एविडेंस। ठीक है, तो साइंस पे गैप फैलेसी, ये जो साइंस ऑफ जो गॉड ऑफ द गैप फैलेसी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम कोई गैप को फिलअप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं साइंस लिमिटेड है और सबको मानना होगा, क्योंकि साइंस बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, उसके बाद हम कमेंट्स में जाकर डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है कि एवोल्यूशन को स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो ये क्यों पढ़ाया जाता है? क्रिएशनिज्म और एवोल्यूशन को इक्वल प्रेफरेंस क्यों नहीं मिलता? बहुत नॉइज हो रहा है मेरे बैकग्राउंड में, मैं फिर से माफी चाहता हूँ। तो जिसको मैं लास्ट क्वेश्चन को डील करते हैं और फटाफट कमेंट सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े एकेडमिक जो यूनिवर्सिटीज है, उसमें क्यों पढ़ा जाता है इवोल्यूशन? अगर ये सही है, you religious people say that evolution is wrong, then why it is taught in schools, colleges and universities? इसको क्यों पढ़ाया जाता है कि ये सही है, कि सही है? क्यों क्यों सारे लोग नहीं बन जाते ये क्रिएशनिस्ट? क्यों मानते हैं इवोल्यूशन के ऊपर? ये क्वेश्चन आता है। देखिए, सच को कभी भी मेजर नहीं किया सकता पॉपुलर वोट के ऊपर। ठीक है ना, मैं अगर 100 लोग भी बोलेंगे कि 2+2=5, लेकिन मैं अकेला बोल रहा हूँ 2+2=4, आई एम राइट देयर। ठीक है ना, एविडेंस के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, और हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 2+2=4। तो इवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म में ये सब क्या होता है कि हम मानने में इनकार करते हैं कि इवोल्यूशन सही नहीं है। जो हम मानने का इनकार करते हैं कि इवोल्यूशन सही है और क्रिएशनिज्म गलत है। क्यों मानते हैं ये से? क्योंकि एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन, स्कूल में दोनों चीजों को सिखाया जाना चाहिए, इवोल्यूशन के ऊपर भी, क्रिएशनिज्म में। उनको एक बर्डन ऑफ प्रूफ देना है कि आप कौन सा व्यू रीजनेबल मानते हो, आपको कौन सा व्यू बहुत रीजनेबल लगता है, उसके व्यू पे आप डिसाइड करो और बताओ कि कौन सा व्यू आपको सही लगता है। मैं जब कॉलेज पढ़ता था उस समय में मैं भी इवोल्यूशन के ऊपर भरोसा करता था। मेरा एक रिलीजियस भाई था जो कि क्रिश्चियन था, वो बताता कि नो, इवोल्यूशन कैन नॉट बी ट्रू। वो होता, मैं बताता तो जा, ये नहीं हो सकता, इवोल्यूशन सही है, बस मैं मानता हूँ क्योंकि ये पढ़ाया गया है हमें, ये रैशनल है, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते। ये हमारा थॉट है। बहुत ज्ञानी लोग हैं, हम वो कभी गलत नहीं हो सकते। ये तो वही होगा कि मेरा पापा का भी गलत नहीं हो सकता। आजकल जो क्रिश्चियनिटी में ये चलता है, मेरा पापा का भी गलत नहीं हो सकता। इसकी वजह से ऐसे ही हम स्कूल कॉलेज में ऐसे ही सोचते हैं, और आज भी ऐसा चल रहा है। वो बड़े साइंटिस्ट है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। ये सारा थॉट्स हमारे माइंड में आता है, लेकिन हम एविडेंस को इग्नोर करते हैं। साइंटिस्ट लोग खुद ये चीज एक्सप्लेन करते हैं, ये कहते हैं कि हम कैसे गलत हो सकते हैं, हम साइंटिस्ट है, हम डिस्कवर करने वाले लोग हैं। अगर हम गलत हो गए
तो साइंस का बदनाम हो जाएगा। इसी वजह से साइंस का नाम लेके इवोल्यूशन को सिखाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और बहुत सारी जगह में सिखाया जाता है। लेकिन हम दोनों व्यू को रखना चाहिए सामने और उनको देना है डिसाइड करने का जो ऑप्शन देना चाहिए कि कौन सा व्यू आपको रिजनेबल लगता है और कौन सा व्यू आप एक्सेप्ट करोगे। ऐसे उनको एक बर्डन ऑफ प्रूफ देना है उनके ऊपर। ठीक है। So this was the last question. थैंक यू सो मच ब्रदर आकाश। तो अभी हम कमेंट्स में जाने से पहले हम ब्रेक लेंगे 30 सेकेंड्स का, उसके बाद हम कमेंट्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो भाई आकाश, आपके स्क्रीन पे कमेंट्स आ रहे होंगे, आप उनको रिस्पॉन्स करिए देखकर। ठीक है। तो ये एक सवाल आया है, ब्रो साइंस का क्या कहना है अबाउट ऑफ इविल स्पिरिट एंड सेकंड नॉर्मली ह्यूमन स्पिरिट। जैसे कि मैंने बताया साइंस बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन इसको फिर भी उसको रेशनली इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि मेरा जो चीज दिखाई नहीं देता, साइंस क्या कहते हैं, जो चीज हमें दिखाई नहीं देता है हम उसको भरोसा नहीं करेंगे। साइंटिस्ट लोग कहते हैं साइंस बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, लेकिन हम मानते हैं साइंस बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि हमारा माइंड, साइंस एक्सप्लेन कैसे कर सकता है टेस्ट ट्यूब में। आप अपने पड़ोसी को कितना प्यार करते हो ये कैसे टेस्ट ट्यूब में बताएगा, वो ये कौन सा रिसर्च है। प्यार का वजन क्या है, हेट का मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है, ये बहुत सारी चीज साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए बोल सकते हैं कि साइंस इन चीजों को डील नहीं किया है कभी, लेकिन फिर भी उनको एक्सेप्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि साइंस बहुत सारी चीज को डील नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से साइंस बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते हैं एज ट्रू। तो ये स्टैंडर्ड के ऊपर कह सकता हूँ मैं, इविल स्पिरिट जो ह्यूमन स्पिरिट, इसको मैं कैसे देखूंगा? साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या मैं उसको भरोसा करूं या ना करूं? देखिए ह्यूमन स्पिरिट का मतलब क्या है, ह्यूमन स्पिरिट का मतलब क्या है? स्पिरिट मतलब सोल, सोल मतलब एक माइंड, ठीक है ना। हमारा माइंड है जिसको एक दूसरे सिनोनिम्स को यूज करते हैं, हम कहते हैं स्पिरिट है या सोल है। लेकिन हमारा एक माइंड भी है और आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है। माइंड, ब्रेन को हम निकाल के ऑब्जेक्ट, एक ब्रेन हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन माइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। माइंड को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, माइंड को कोई टेस्ट ट्यूब में टेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन साइंस को एक्सप्लेन कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमको मानना होगा साइंस इसको चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हम फिर भी उसको मानते हैं सही कह के। तो इविल स्पिरिट में क्या है, ये एक थियोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपको थियोलॉजिकल इसको डील करना होगा। ये इविल स्पिरिट एग्जिस्ट करते हैं बाइबल के अनुसार। ओके, तो ये इनका क्वेश्चन है कि according to Bible, we all human beings came from Adam and Eve. Then how it is possible that DNA of human beings are different? क्यों डिफरेंट है? हम तो आदम हवा से आए हैं, हमारा डीएनए इतना अलग अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि आप यूनिक है। आप इमेज ऑफ गॉड, आपका जो इमेज ऑफ गॉड बियरर है, आप गॉड का जो इमेज आपके ऊपर है और वो आप यूनिक है। सही है। हमारा डीएनए दूसरे से डीएनए से नहीं मिलता। ये क्वेश्चन मैं इवोल्यूशनिस्ट जो पूछना चाहता हूँ, नेचुरलिस्ट जो है उनको पूछना चाहूंगा कि अगर हम सेम आए हैं, एक ही एंसेस्टर से आए हैं, तो हमारा डीएनए मैच क्यों नहीं हो रहा 100%? क्यों एक दूसरे का डीएनए अलग अलग रहता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम? क्यों हर एक व्यक्ति यूनिक रहता है? क्यों? ये क्वेश्चन मैं नेचुरलिस्ट से पूछना चाहूंगा ये क्वेश्चन। और जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि आदम और ईव से हम आए हैं, लेकिन हम अलग डीएनए है, क्योंकि आप यूनिक है। आप ऐसा है कि देखिए परमेश्वर आपको आपने हाथों में खुद बनाया है। ऐसा है, आदम को जैसे बनाया है, उसके बाद तो प्रोक्रिएशन हुआ कि आदम से हम सब आए, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो परमेश्वर हमें खुद बना रहा है। ठीक है, इसलिए हम यूनिक है। आदम जैसे यूनिक था, हम ऐसे यूनिक है। हवा जैसे यूनिक था, गर्ल्स लोग ऐसे यूनिक होते हैं। इसकी वजह से हमारा डीएनए मैचअप नहीं होता 100%। वी आर यूनिक, मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई वी आर वैल्यूएबल बिफोर गॉड।
तो मैं किस बेसिस पे क्या कहूंगा कि बाइबल का जो क्रिएशन है वो सही है, किस बेसिस पे कहूंगा? एविडेंस के ऊपर। ठीक है, क्रिएशनिज्म अगर हुआ है, ठीक है, अगर क्रिएशनिज्म हुआ है तो क्रिएशन, जब भी मैं अभी मैं एक सबूत दिया कि इवोल्यूशन सही है या क्रिएशनिज्म सही है, हमें कौन सा व्यू ज्यादा रीजनेबल लगता है? ऑफ कोर्स इट इज क्रिएशनिज्म, क्योंकि क्रिएटर ही क्रिएशन को कर सकता है। व्हाई देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग? आप जो आप देखते हैं ऐसा क्यों है? अगर गॉड नहीं है तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो क्यों है? कोई तो उसको बनाया होगा ना। तो इसकी बेसिस पे कह सकता हूँ मैं कि क्रिएशन सही है। और बाइबल में क्यों जाता हूँ? और अलग स्क्रिप्चर में हो सकता है, जो इस्लामिक स्क्रिप्चर हो सकता है, ज्यूइश स्क्रिप्चर हो सकता है। ज्यूइश स्क्रिप्चर तो हमारे तरफ है, जो कंप्लीट है, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। तो हमें क्या नहीं जा सकता इस्लामिक स्क्रिप्चर के ऊपर? इस्लामिक स्क्रिप्चर भी ये बताता है कि क्रिएशन हुआ है। तो क्या मैं बाइबल पे ही क्यों आता हूँ? क्योंकि बाइबल का जो रिजरेक्शन हुआ है वो इस्लामिक पीपल डिनाई करते हैं। इसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि बाइबल का क्रिएशन सही हुआ है, और बाइबल का जो क्रिएशन है वो कॉन्सेप्ट सही है, इवोल्यूशन नहीं है। जैसे कि हमें एविडेंस में दिया हूँ, इसके ऊपर आप देख लीजिए एक बार। मैं दोनों के ऊपर अब नहीं मानता हूँ। क्योंकि अभी भी थियोलॉजियंस, स्कॉलर्स लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ओल्ड अर्थ क्रिएशनिज्म या यंग अर्थ क्रिएशनिज्म। देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो बाइबल में ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज हुए हैं बहुत, जो थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर वो बहस करते हैं कि ये हुआ होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं। बाइबल में एक दिन 1000 दिन के बराबर है, 1000 दिन के बराबर है। लेकिन कुछ कुछ दिन वो एक ही लिटिल लेंगे या 1000 दिन लेंगे। इसी वजह से वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ओल्ड अर्थ क्रिएशनिज्म ठीक है और यंग अर्थ क्रिएशनिज्म सही है। तो किसके ऊपर माने? देखिए, ये हमारा साल्वेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, और हम मानते हैं, ये दोनों मानते हैं, क्रिएशनिज्म, ओल्ड अर्थ क्रिएशनिज्म और यंग अर्थ क्रिएशनिज्म, जो जो ये दोनों कॉन्सेप्ट को जो मानते हैं, वो दोनों मानते हैं कि क्रिएशन हुआ है। अगर क्रिएशन हुआ है तो कोई भी आप व्यू पकड़ लो, आपको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी स्कॉलर्स उसको डाउट में चल रहे हैं। वो अभी भी इंटेलेक्चुअल तौर पे उसको डिबेट करते हैं। तो मैं उसमें बता नहीं पाऊंगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूंगा, क्योंकि अभी भी इसमें डिस्कस चल रहा है, कंक्लूजन कुछ नहीं आया है, और ये मेरे उद्धार से जुड़ा नहीं है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा। क्वेश्चन क्या है ब्रो? आई एम ए हिंदू बट आई लाइक टू लर्न अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड आई रेस्पेक्ट एवरी कल्चर। बिल्कुल, आप सीख सकते हैं। इसलिए हम इधर आप लोगों को सिखाने के लिए ही मैं इधर इंटरव्यू देता हूँ। आप अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप एक बुक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ आप कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है ना। आप हिंदू है, आप एक ट्रूथ सीकर है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के। आप एक बुक पढ़ लीजिए, आई डोंट हैव एनफ फेथ टू बी एन एथेइस्ट, ठीक है। उस बुक में हिंदुइज्म को भी डील किया गया है, कुछ हद तक डील किया गया है हिंदुइज्म को भी, हर एक इज्म को डील किया गया है। आप वो बुक पढ़ लीजिए, आई डोंट हैव एनफ फेथ टू बी एन एथेइस्ट। आप पूरा कन्विंस हो जाएंगे दैट व्हाई क्रिश्चियनिटी स्टैंड ऑन सॉलिड एविडेंस, ठीक है ना। आप पूरा समझ जाएंगे कि क्यों आप हिंदू नहीं होना चाहिए, एक मसीह होना चाहिए। आपको उस बुक में पता चल जाएगा। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। टाइम भी ओवर हो चुका है। तो थैंक यू सो मच ब्रदर आकाश, आपने हर चीज़ का अच्छे से रिस्पॉन्स किया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखें और भी ज़्यादा आगे शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।